नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अचीवर्स वेब के डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 जून 2021 और हम आने वाले 10 से 15 मिनट में आज के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, बस एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो हमेशा की तरह से हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, कुछ भी कीजिए लेकिन हमारी वीडियोज़ को ज़रूर थोड़ा बहुत फैलाया कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, ताकि हमारा हौसला हमेशा बुलंदी आसमान को छूता रहे। ओके दोस्तों, आज अफसोस के कारण कहना पड़ रहा है कि आज कोई कंट्री ऑफ द डे नहीं हो पा रहा है कुछ कारणों के चलते। कल से फिर ये कंटिन्यू होगा, डोंट वरी। ओके, चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज जॉइंटली वन द अवार्ड फॉर इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा उसके पहले आपको ऑप्शन जानना जरूरी है और आपका ऑप्शन है इंदौर, सूरत, बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही है, मतलब इंदौर और सूरत दोनों ज्वाइंटली रूप से टॉप पर रहा है। ओके, पुरस्कार इसी दोनों ने जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंदौर और सूरत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में दोनों एक साथ पुरस्कार को जीता है। ओके, और कुछ जान लीजिए इसके तहत बातें कि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा। यदि राज्य की बात कर ले तो इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए। ठीक है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार किन किन पहलुओं को देखकर दिया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, जल, गहरी गतिशीलता इत्यादि के विषयों को मिलाकर देखा जाता है कि कौन सा राज्य टॉप पर है या कौन सा शहर टॉप पर है और उस आधार पर प्राइज को दिया जाता है, अवार्ड को दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी SDC, आप लोग NSDC के बारे में अवश्य जानते होंगे, और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ देता है NSDC का। ओके, एंड विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव अनाउंस्ड एन अलायंस टू लॉन्च डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है व्हाट्सअप। ओके, NSDC ने व्हाट्सअप के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। ओके, और जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम मतलब कि डिजिटल रूप से लोगों को कैसे दक्ष बनाया जाए उसके रिगार्डिंगली ये प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखिए फिर से वही बात है, इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। मोदी जी रोजगार के क्षेत्र में बस यही कौशल विकास करवा रहे हैं सबका। पता नहीं सिर्फ कौशल विकास से क्या होगा, कौशल विकास से सिर्फ नहीं होता है, दिमाग का भी विकास होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों का दिमाग में भरा हुआ है, नौकरी नौकरी नौकरी। ओके, खैर छोड़िए ये सब बातें, हमें अपने गोल पर फोकस करना है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? ओके, तो इसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, काफ़ी लंबे बड़े बड़े ऑप्शन है। इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर की ओर आता हूँ और इस प्रश्न का सही उत्तर है ड्रग्स पर तथ्य साझा करें और जीवन बचाएं। ठीक है, तो जो इस बार नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? ड्रग्स पर तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं। आपका आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न क्या है आपका कि ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो जल्दी से शुरू हो जाइए अपने पहले कमेंट के साथ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किसके कब तक चालू करने की योजना है? ओके, प्रश्न में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभार। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इन्फॉर्म दैट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज प्लान टू बी कमीशनड बाई व्हेन? ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उसके पहले ऑप्शन को देख लीजिए, 2021, 2022, 2023 या 2024। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। ओके, स्वदेशी वाहक विमान है और इसका नाम IAC फर्स्ट होगा और इस योजना है कि 2020 तक ये हमारे सेना में आ जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है जिसका नाम IAC फर्स्ट है। ओके, और जानिए इसके बारे में कुछ। देखिए कि एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में फिर से नाम दिया जाएगा। ओके, तो ये प्रश्न तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिर से INS विक्रांत आने वाला है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रिलायंस जियो ने हाल ही में 5G प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ सहयोग किया है। देखिए 4G के क्षेत्र में तो जियो क्रांति लाया ही, अब 5G की दुनिया में भी कदम रखने जा रहा है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि वो किस कंपनी से कोलैबोरेशन किया है। आपके ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड और अमेजॉन। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कौन है सही उत्तर? गूगल क्लाउड। तो जी हाँ, रिलायंस जियो ने 5G प्रोवाइड करने के लिए गूगल क्लाउड से क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है, या फिर जो भी किया है आपको अब जल्द ही 5G मिल जाएगा। जल्द ही मतलब ये नहीं कि 1-2 महीने में, 1 साल के अंदर 5G आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि आप जिस एरिया में उसमें आने में 4-5 साल लग जाए। ओके दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिसको आप लोग जियो के रूप में जानते हैं शॉर्ट से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है और गूगल क्लाउड राष्ट्रव्यापी उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध शुरू कर रहे हैं। और आपको इसे पता होना चाहिए कि एयरटेल 5G का एक बार टेस्टिंग कर चुका है हैदराबाद में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस देश के साथ भारत ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। ये प्रश्न पहले भी हो चुका था, तो इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली इसके बारे में जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भूटान होगा। ओके, भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके रिगार्डिंग लिए प्रश्न था। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर से वही टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। Who has become the first Indian swimmer to qualify for the recently held Tokyo Olympics? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उसके लिए ऑप्शन को देखते चलते हैं। साजन प्रकाश, सत्यदेव सेन, राजीव सेन और इनमें से कोई नहीं आपके ऑप्शन है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साजन प्रकाश। ओके, साजन प्रकाश जो है ये जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है इसको क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं। ठीक है, और मैंने 1-2 चीज़ बताया था कि इसके रिगार्डिंगली आपको याद रखना है। एक भवानी देवी का नाम, मैं कई बार बता चुका हूँ कि भवानी देवी का नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली महिला तलवारबाजी वाली बनी है। ठीक है, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है, भवानी देवी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में शोध के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है। विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन यूनियन कैबिनेट फॉर डीप सी रिसर्च। ऑप्शन आपके हैं ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन, मिशन ओशन और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीप ओशन मिशन। ओके, तो डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है किस लिए भाई? ताकि जो हमारे रेंज में आते हैं समुद्र, गहरा वाला समुद्र जो हमारे रेंज में आता है उसमें शोध किया जा सके। ओके, और शोध क्यों किया जाता है, रिसर्च क्यों किया जाता है? ताकि नई नई बात पता चले, अंदर की बातें पता चले कि भाई समुद्र में छुपा क्या है, क्या क्या राज है समुद्र में। ओके, तो ये सारी बात पता कब चलेगी? जब समुद्र में शोध होगा। ठीक है, तो इसी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मतलब कि आप ओशियन के डीप में जाकर अपना काम कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर से एक प्रश्न आया है उसी से रिलेटेड जो कि ऊपर हो चुका है। प्रश्न को मैं देखता हूँ। प्रश्न क्या है कि केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में कौन से प्रदेश प्रथम 3 स्थानों पर रहे हैं। Which state have stood first in the implementation of the India Smart City project of the Union Ministry of Urban and Housing? पहला बात आपको ध्यान रखना है जो कि हमेशा आपसे पूछा जाता है, ये जो स्मार्ट सिटी परियोजना है ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग के अंतर्गत आता है, यही अवार्ड वगैरह देता है। ओके, और जानिए कि इसमें फर्स्ट टॉप 3 पर कौन रहा है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकेंड पर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है। ओके, और शहर की बात तो ऊपर ही हो चुकी है। तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इन विच स्टेट द जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी वे आर रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। ओके, हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को। दोस्तों मैंने आज सोचा था कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कोई फैक्ट्स नहीं बताऊंगा,
लेकिन चलिए, चूँकि आज के प्रश्न में कोई ऐसा खास दम था नहीं, कुछ उसमें डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो आइए मैं कुछ बातें बताता हूँ। चूँकि मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सैर पर था और अफ्रीका के बारे में मैं आपको ये बता चुका था कि यही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों गोलार्ध में फैला हुआ है, नॉर्थ गोलार्ध में भी, साउथ गोलार्ध में भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। ओके, तो आइए ज़्यादा कुछ नहीं, आज इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उसके कैपिटल्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में उसके बारे में पूछे जाते हैं। देखिए, कंट्री कैपिटल पूछे जाने का फंडा क्या है, कंट्री कैपिटल कैसे पूछा जाता है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। जो कंट्री अभी फ़िलहाल न्यूज़ में है तो उसके रिगार्डिंगली उसका कैपिटल पूछ सकता है, उसकी मुद्राएं पूछ सकती है, उसके पीएम पूछ सकता है। ओके, या फिर यदि कोई राष्ट्रपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए तो राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना नीचे से, जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला का तो नहीं, नीचे वाला थोड़ा सा लेंदी है, इसके बारे में कल बताऊँगा, रहने दीजिए, कल ही बताऊंगा, आज पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कल ही मैं आपको बताऊंगा। शायद आप लोगों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ लिया है। अब नीचे से मैं शुरू करूंगा और कल आपको मैं साउथ अफ्रीका के बारे में बताऊंगा और फिर साथ ही साथ मेडागास्कर के बारे में भी बताता चलूँगा। ओके, मेडागास्कर के बारे में वैसे एक दो पॉइंट तो मैं आज ही बता सकता हूँ, तो चलिए मेडागास्कर को ख़त्म ही कर देता हूँ। सबसे बड़ा आइलैंड आपको ग्रीनलैंड दिख रहा होगा, तो आप लोग पहले कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके क्या, मैं ही बताता हूँ कि अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, मेडागास्कर है। मेडागास्कर दोस्तों पहले मोजाम्बिक का ही भाग हुआ करता था, लेकिन अब ये इससे अलग हो गया है। ओके, और अलग हुआ है तो किस चैनल से अलग हुआ है, तो मोजाम्बिक चैनल से, तो इसके बारे में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है, अंटानारिवो। ओके, अंटानारिवो करके इसका कोई राजधानी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और मेडागास्कर से कौन सा मकर रेखा पास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कल मैं आपको दोस्तों मकर रेखा से पार होने वाली कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है अफ्रीका कंटिनेंट में जो कि मकर रेखा से होकर क्रॉस करती है, या फिर मकर रेखा उस कंट्री से होकर क्रॉस करती है। और साथ ही साथ फिर आपको साउथ अफ्रीका के बारे में कल मैं विस्तार से बताऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आप लोग हमारी सेशन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते होंगे। यदि एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया कीजिए दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होता भी नहीं है और ना ही मेरी कोशिश रहती है कि बोरिंग मतलब आप लोगों को बोर ना करूं। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। मिलता हूं अगले दिन अगले वीडियो में फुल तैयारी के साथ, एकदम इम्पोर्टेंट देश के साथ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय।